बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग। आज डिस्कस करते हैं कि एसे राइटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रेस्टिजियस जॉब्स, क्योंकि जो भी जॉब्स आजकल आ रही हैं उसमें एसे राइटिंग आजकल कंपोनेंट पार्ट बन चुका है। तो इसीलिए मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक कि टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक कि हमने टॉपिक को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ टॉपिक आपके सामने लिखता हूं और फिर उन टॉपिक्स के ऊपर हमने क्रिटिकली एनालिसिस करना है कि एक्चुअल डिमांड क्या की जा रही है, कैसे के अंदर लिखना क्या है और उस टॉपिक में डिमांड कौन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लिखता हूं बेटा, फर्स्ट वन इज पॉवर्टी एलिविएशन इन पाकिस्तान। पॉवर्टी एलिविएशन इन पाकिस्तान। पॉवर्टी एलिविएशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गुर्बत को ख़त्म करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये प्रीवियस पीएमएस सीएसएस के जो ऐसे पेपर हैं वहाँ से आखज किए गए हैं एज ए सैम्पल। और फिर हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक में स्टूडेंट इसको इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं, इसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। सेम इज द केस अनदर टॉपिक दैट इज क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। Classrooms decide the future of nation. Classroom decide the future of nation. Second topic. And the third topic is, तीसरा हमारे पास टॉपिक है a man who does not read has no advantage, उसको कोई एडवांटेज नहीं है, over a person who cannot read. Over a person who cannot read. Same is the case. चौथा हमारे पास टॉपिक है दैट इज हमारे पास डेमोक्रेसी ऑफ पीपल, फॉर पीपल एंड फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम पीपल। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं लाइक पॉवर्टी एलिवेशन इन पाकिस्तान, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, a man who does not read has no advantage over a man who cannot read. Same is the case, democracy of the people, for the people and from the people. और इसी तरह से हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज pathways to the prosperity of Pakistan. Pathways to prosperity of Pakistan. ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। अब इन टॉपिक्स के ऊपर हमने क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि डिमांड क्या किया जा रहा है। ये प्रीवियस टॉपिक्स हैं पीएमएस सीएसएस एसेज में से, और फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इन टॉपिक्स को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि डिमांड क्या की जा रही है, पूछा क्या जा रहा है, सवाल की तह तक पहुंचना है। तो ये सबसे अहम बात है। अब सबसे पहला टॉपिक अगर देखें कि पॉवर्टी एलिवेशन पाकिस्तान, क्या यहाँ हम ये कह सकते हैं भाई यहां पर काजेस पूछी हुई हैं, काजेस ऑफ पॉवर्टी या रीजंस ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत क्यों है भाई? कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। जस्ट ये है कि पॉवर्टी एलिविएशन इन पाकिस्तान, गुर्बत को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। आया कि वो गुड गवर्नेंस से खत्म कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू से खत्म कर सकते हैं, या कोई और भी स्टेप्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई? पॉवर्टी एलिवेशन पाकिस्तान है तो वही जो प्रिमिटिव क्लासिकल स्टाइल है कि भाई कॉजेज लिखो, रीजंस लिखो, इफेक्ट्स लिखो, वही वहां पूछा ही नहीं जा रहा। तो इट मीन्स कि हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक करनी है सबसे पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास टॉपिक है भाई क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्टली भाई, क्लासरूम्स के हवाले से एजुकेशन को डिस्कस करते हैं,
रिफॉर्म्स की बात करते हैं बेटा, फेलियर की बात करेंगे, फेलियर इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ओ भाई ये तो पूछा ही नहीं जा रहा ना, इन पाकिस्तान। ये सारी चीजें इस ऐसे टॉपिक में पूछी नहीं जा रही, और हमने फोकस किया हुआ है भाई उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। इसी वजह से हम शुरू से ही उस जो मेन डायरेक्शन है उससे हट के चले जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि हम कहते हैं बड़ा हमने अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, और होता क्या है रिजल्ट उसके बरक्स होता है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे देखो सिर्फ क्लासरूम्स की बात हो रही है। इसका मतलब है हमने क्लासरूम में किस चीज़ को बेहतर करना है, टीचिंग को बेहतर करना है, टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर करना है, रिसोर्स मटेरियल को बेहतर करना है, टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से बात हो रही है। क्लासरूम के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है, लाइक टाइम मैनेजमेंट है, पेडागोजिकल स्किल्स है, असेसमेंट है, मॉनिटरिंग है, मेंटोरिंग है, इवैल्यूएशन है, हमने उस पे बात करनी है, ना कि हमने एजुकेशन पे बात करनी है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कि हमने टॉपिक को क्या करना है भाई, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है, अ मैन हु डज नॉट रीड हैज नो एडवांटेज ओवर अ पर्सन और अ मैन हु कैन नॉट रीड। ये 2019 या 21, 2017 या 19 में ये ऐसे आया हुआ था पीएमएस में। अब इसमें देखो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, इसमें एजुकेशन इलिटरेसी नॉलेज पे चले जाएंगे, जबकि थोड़ा सा क्रिटिकल देखो उस टॉपिक को, अ मैन हु डज नॉट रीड हैज नो एडवांटेज ओवर अ पर्सन और अ मैन हु कैन नॉट रीड। मेन थीम जो यहां पे बयान किया जा रहा है वो एजुकेशन इलिटरेसी नॉलेज नहीं है, बल्कि बुक रीडिंग है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग इज देयर। यहां पे बेटा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग बताया गया है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग बताया गया है बेटा। रीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है, एजुकेशन की नहीं, जिहालत की नहीं। ठीक है, तो मेन जो कंसेप्ट है वो टॉपिक का वो ये है कि भाई आप रीडिंग पे फोकस करो, बुक रीडिंग की बात हो रही है। एक अच्छा रीडर अच्छा राइटर होता है, लाइक एक अच्छा लिसनर अच्छा स्पीकर होता है। और इसी तरह से चौथा हमारे पास टॉपिक है कि डेमोक्रेसी ऑफ पीपल फॉर पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को मिसअंडरस्टैंड किस तरह से करते हैं भाई, वो यहाँ पे बात करेंगे। फेलियर इन डेमोक्रेसी, फेलियर इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रही है, डेमोक्रेसी में फेलियर की बात करेंगे, रीजंस की बात करेंगे। जबकि यहां तो ये बात पूछी ही नहीं जा रही भाई, यहां तो पूछा जा रहा है डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों की तरफ से। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी यही होती है ना, तो लोगों की हुकूमत लोगों की तरफ से हो गई, दैट इज डेमोक्रेसी। उसमें हमने क्या बात करनी है, पीपल राइट्स की बात करनी है, राइट्स की बात करनी है, प्रॉस्पेरिटी की बात करनी है, प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे बेटा, हेल्थ की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे। जो एक जमहूरी हकूक होते हैं, जमहूरी इदारे होते हैं, डेमोक्रेटिक जो अप्रोचेज होते हैं, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होती हैं, और जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लाइक पार्लियामेंटरी सिस्टम, लाइक इलेक्टोरल सिस्टम, तो हमने उसको डिस्कस करना है कि रेदर देन हम इसको डिस्कस करने बैठ जाएंगे फेलियर इन डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। एंड सेम इज द केस बी पाथवेज टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। और फिर स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे भाई, हाइंड्रेंसेस इन द पाथवे पाकिस्तान। उसने हाइंड्रेंसेस पूछे नहीं है, उसने पाथवेज पूछा है। उसमें आपको क्या पूछा गया है, वेज फॉरवर्ड पूछा है जी। भाई हम एजुकेशन को ठीक करेंगे, इकोनॉमी को ठीक करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ठीक करेंगे, गुड गवर्नेंस करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे कि हम पाकिस्तान को एक मुस्तहकम तरक्की याफ्ता प्रॉस्पिरियस नेशन, प्रॉस्पिरियस कंट्री देखना चाहते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है उसको अंडरस्टैंड करना सबसे अहम बात है, जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स निगलेक्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू क्लियर कंसेप्ट ऑफ जो हमारे पास टॉपिक है उसका लेना है जी। अब हम देखते हैं कि टॉपिक और थीम में क्या फर्क है बेटा जी। हमारे पास जो ये टॉपिक्स आए हुए हैं सारे के सारे, ये बेसिकली थीमेटिक एरियाज हैं बेटा। अब टॉपिक और थीम से बेटा क्या मुराद है जी, उसको देखते हैं। आखिर टॉपिक और थीम है क्या बेटा जी।
तो मोस्टली हमारे पास जो इंग्लिश ऐसे में जो टॉपिक्स दिए होते हैं बेसिकली वो थीमेटिक एरियाज होते हैं बेटा जी। वो थीम्स कौन कौन से हैं बेटा हमारे पास, मैं उन थीम्स के नाम भी लिखवाता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ कि भाई हमने टॉपिक कवर नहीं करने बल्कि थीम्स कवर करनी है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीम्स की बात करूं बेटा, थीम्स इज अ ब्रॉडर टर्म। वो कौन कौन से थीम है, मिसाल के तौर पर पीस एक थीम है बेटा, पीस के ऊपर डिफरेंट एसेज आते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू पे आता है, इंटरनेशनल जो इश्यूज है वहां पे आता है, वॉर ऑन टेरर पे आता है, नेशनल एक्शन प्लान पे आता है, ठीक है, सारा पीस से रेलिवेंट है। एजुकेशन से, एजुकेशन एक थीम है बेटा, इकोनॉमी एक थीम है, पॉपुलेशन एक थीम है, मीडिया एक थीम है, डेमोक्रेसी थीम है बेटा, डेमोक्रेसी एक थीम है। सेम इज द केस गुड गवर्नेंस थीम है बेटा, गुड गवर्नेंस। आईटी एक थीम है या टेक्नोलॉजी भी थीम है बेटा, जेंडर एक थीम है बेटा। सेम इज द केस इन्वायरमेंट एक थीम है बेटा, और इसी तरह से बेटा पॉल्यूशन एक थीम है बेटा, इसी तरह से सोशल इश्यूज थीम है बेटा। अब हमने देखना यह है कि थीम वर्सेस टॉपिक इसमें क्या फर्क है बेटा, थीम वर्सेस टॉपिक, एक थीम और टॉपिक में क्या फर्क है बेटा, थीम वर्सेस टॉपिक। अब ये जो मैंने डिस्कस किए हैं बेटा ये सारे क्या हैं, इसी तरह से कुछ और भी थीम्स हो सकते हैं। तो मोस्टली जो थीमेटिक एरियाज हैं वो यही हैं, एंड वाटर एज वेल, इंटरनेशनल क्राइसिस एज वेल बेटा, वाटर, इंटरनेशनल क्राइसिस, इंटरनेशनल अफेयर्स में कहता हूं बेटा, इंटरनेशनल अफेयर्स। एंड सेम इज द केस बेटा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट एनजीओज, उस बारे में भी थीम वो पूछ सकता है। अब थीम और टॉपिक में क्या डिफरेंस है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बेटा एक थीम लिखा है भाई, जेंडर एक थीम है या एजुकेशन एक थीम है। सपोज फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने लिखा है एजुकेशन बेटा, एजुकेशन के ऊपर कौन कौन से एसेस बन सकते हैं क्योंकि थीम है। अब टॉपिक कौन कौन से बन सकते हैं बेटा इसके ऊपर, भाई फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, को एजुकेशन, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट थीम क्या है, वो एजुकेशन का थीम है। एंड सेम इज द केस बेटा वुमेन, वुमेन एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। क्लासरूम पे बेटा आ सकता है, क्लासरूम्स पे भी आ सकता है, इसी तरह से असेसमेंट पे आ सकता है, टेक्निकल एजुकेशन पे आ सकता है बेटा, टेक्निकल एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन एक थीम है, उसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स वो पूछ रहा है जी। कभी वो वुमेन एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है, कभी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, और इसी तरह से टीचर्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछ सकता है, को एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, असेसमेंट के बारे में, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, फेलियर इन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं बट थीम हमारा क्या है, वो एक ही थीम है, दैट इज एजुकेशन। हमारे पास एक और एग्जांपल है भाई, मैं जेंडर एक थीम ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, जेंडर एक थीम है। अब जेंडर के ऊपर बेटा वो क्या क्या चीजें पूछ सकता है भाई, जेंडर के बारे में क्या हो सकता है भाई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन राइट्स के बारे में पूछ सकता है बेटा, राइट्स ऑफ वुमेन पे बात हो सकती है बेटा, वुमेन एजुकेशन पे बात हो सकती है बेटा, वुमेन एजुकेशन,
स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है। इसी तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए कौन कौन से तरीके जो मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं, पॉलिसीज हैं, वर्ड ऑफ प्रैक्टिकल स्टेप्स कौन कौन से लिए जाने चाहिए, बट द थीम इज सेम, टॉपिक हमारे पास डिफरेंट है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, को एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो जो है पेपर सेटर क्वेश्चंस बनाता है रिगार्डिंग ऐसे, और वो बेसिकली होते क्या है, वो थीम है। हाँ जी, हमने क्या करना है भाई, एजुकेशन का एक थीम दे दिया जी। कुछ वो एसेज में देखो हमने बात करनी है डिफरेंट एसेज, वो तो आपको पता है मोस्टली एसेज ऐसे होते हैं भाई जो आर्गुमेंटेटिव होते हैं, यू हैव टू प्रूव दैट, आपको इसको प्रूव करना होता है जी। ठीक, जाहिर सी बात है, आपने अपनी वर्ड्स की एडवोकेसी से, कंटेंट प्रेजेंटेशन से, आर्ट ऑफ राइटिंग से हमने क्या करना होता है, उस असेसमेंट जो करने वाला है, जो पेपर चेकर है, उसको आपने कन्विंस करना होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड देन थीम वर्सेस टॉपिक। और मैंने कहा ये डिफरेंट थीम्स हैं बेटा हमारे पास। थीम्स कैसे हो गए भाई, पीस एक थीम है जी। अब पीस के वाले से क्या पूछा जा सकता है भाई, वॉर एंड टेरर पूछी जा सकती है जी। ठीक है, इवन डिफरेंट जो क्राइसिस हैं, जैसे कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन इशू है, अफगानिस्तान इशू है, ठीक है, और इवन द नेक्सस ऑफ टेररिज्म विद नेबरिंग कंट्रीज, विद टेररिज्म, विद टेररिस्ट एक्टिविटीज़, कि टेररिज्म को किस तरह से जो कंट्रोल किया जा सकता है, नेशनल एक्शन प्लान किस तरह से है, हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेस किस तरह से काम कर रही हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस कितने हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है, ये सारे के सारे एक ही थीमेटिक एरिया से जुड़े हैं। वी वांट पीस, नॉट पीसेस। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशन अभी मैंने डिस्कस किया है, इकॉनमी के ऊपर बात हो सकती है, बजट के ऊपर बात हो सकती है, इकॉनमी जो है डिफरेंट उसको कौन कौन से इश्यूज हैं उस पर बात हो सकती है बेटा। इसी तरह से पॉपुलेशन एक थीम है, और इसके ऊपर जो ऐसा हुआ था कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लाइक अ बम, एक बम की तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, और रिसोर्स एलोकेशन हमने किस तरह से करनी है, ये सारा मीडिया के हवाले से बात हो सकती है। ठीक है, कि मीडिया किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो मीडिया के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। डेमोक्रेसी के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस है। देखिए आपका कोई भी थीमेटिक एरिया है, आप जब भी कहोगे भी डेमोक्रेसी को बेहतर करोगे तो बेहतर हो सकती है चीजें, गुड गवर्नेंस बेहतर करो तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसी तरह से आईटी है, आईटी से क्या पूछा जा सकता है, एआई पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ एआई, ऑल्दो ये भी ऐसे आ चुका है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, इवन इन्वायरमेंट की बात हो सकती है, और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो सकती है, क्लाइमेट चेंज की बात हो सकती है जी। ठीक है, पोल्यूशन के हवाले से बात हो सकती है, इवन वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ठीक है, और वाटर कंजर्व करने के हवाले से सोशल इश्यूज आ सकते हैं जी। ठीक है, सोसाइटी में जो डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं, जैसे स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट सोशल इश्यूज हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं, ये सारे के सारे वाटर पे पूछा जा सकता है। अक्सर बात पूछा गया है, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि पीस को प्रमोट करने के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कितनी वार्स हो चुकी हैं, और फिर उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पीस को प्रमोट किस तरह से करती है जी। ठीक है, बहुत से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पर सार्क का क्या किरदार है साउथ एशिया में, पीस को प्रमोट करने के हवाले से, एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से, थीम्स डिफरेंट हैं और उससे टॉपिक बनते हैं जी। सो अपने टॉपिक तैयार नहीं करने होते, रेदर देन आपने क्या तैयार करना होता है बेटा, थीम्स तैयार करने होते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि अगर हम आउटलाइन बनाते हैं तो आउटलाइन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स थ्योरेटिकल स्टेप्स टू द प्रैक्टिकल स्टेप्स, हम उसकी तरफ मूव करने वाले हैं बेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटलाइन, और आउटलाइन में हमने करना क्या है, बनानी कैसे है, और फिर थीसिस स्टेटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं ऑन रियल टाइम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बेटा, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं बेटा आउटलाइन। आउटलाइन बेटा जैसे शायद सुर्खियां होती हैं किसी भी ऐसे के लिए, बल्कि आजकल तो मॉडर्न ट्रेंड ये बन चुका है कि ऐसे भी लिखो साथ में आउटलाइन भी लिखो जी। सो जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन बेटा, आउटलाइन, उसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड मैप करना पड़ेगा। सो माइंड मैप टेक्नोलॉजी क्या है, माइंड मैप स्ट्रैटेजी क्या है बेटा जी,
इसको माइंड मैप भी कहते हैं बेटा, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं बेटा, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक भी बोलते हैं जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, आउटलाइन को लिखते हुए बेटा कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से कर सकता हूं जी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक लेता हूं, हमारे पास जो एक टॉपिक है रिगार्डिंग, मैं एजुकेशन की बात करता हूं जी। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास द इंप्रूवमेंट्स इन एजुकेशन सिस्टम। ये हमारे पास टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर मैंने क्या करना है बेटा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेटा सिंपल से अल्फाज में है कि भाई आप रफ आइडिया बनाते हो, ख्यालात का एक ताना बाना बुनते हो, और जो माइंड मैपिंग या जिसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग रफ पेज पे होती है, अपने रफ स्केच बना लेना है कि भाई एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब मैं इसके ऊपर माइंड मैप कर रहा हूँ जी। देखें, आज मैं ये माइंड मैप कर सकता हूँ, इसके लिए जो मेरे पास टेक्निक्स हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं भी सपोज कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स, जिसमें पब्लिक प्राइवेट एनजीओस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं जी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि मेंटोरिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर सकते हैं बेटा, मेंटोरिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये मैं रफ सा आइडिया बना रहा हूँ, अपने जहन से सोच रहा हूँ। अच्छा भाई, एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए मेंटोरिंग, मॉनिटरिंग, असेसमेंट में बात कर सकता हूँ, पॉलिसीज़ में बात कर सकता हूँ बेटा। असेसमेंट, डिफरेंट पॉलिसीज़ का बेटा मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, पॉलिसीज़ के हवाले से मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह से गुड गवर्नेंस में कर सकता हूँ बेटा। ये मेरे पास डिफरेंट हमारे आइडियाज़ आ गए। इसी तरह से मैं ये कर सकता हूँ भाई, यहाँ पर रोल ऑफ सोसाइटी क्या कर सकती है, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस वो रोल क्या प्ले कर सकते हैं, मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, रिलीजन किस तरह से रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से रोल प्ले कर सकती है। ये मैंने एक रफ सा आइडिया बना लिया है, एक मैं माइंड मैप कर रहा हूं, फिर मैं बाद में इसको क्या करूंगा बेटा, रिफाइन कर सकता हूं जी। ठीक है, सो मेरे पास डिफरेंट डायमेंशंस आ गए। अच्छा, मैं क्या डिस्कस कर सकता हूं बेटा कि भाई टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम में डिफाइन कर सकता हूं, मेंटोरिंग डिफाइन कर सकता हूं, असेसमेंट को मैं कर सकता हूं, पॉलिसीज़ में देख सकता हूं बेटा, गुड गवर्नेंस को मैं चेक कर सकता हूं। ठीक है, रोल ऑफ सोसाइटी को मैं देख सकता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और इससे लिंक कौन कौन से हैं, मीडिया का रोल किस तरह से है, रिलीजन किस तरह से रोल प्ले कर सकता है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, इकॉनमी किस तरह से बेहतर हो सकती है। ठीक है, हम इकॉनमी को किस तरह से बेटा बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन की बात की जाए, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे बेटा स्टेम, एंड स्टेम स्टैंड फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, although STEM has been replaced by STEAM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ग्लोबल ट्रेंड्स इन एजुकेशन क्या हैं, तो उसको मैंने सिस्टम से किस तरह से ठीक कर जो मैं कर सकता हूँ, जैसे कोर स्किल्स क्या हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स क्या हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज क्या क्या हैं, टीचर्स ट्रेनिंग क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है। मैं हर हवाले से जो एक जहन में खाका बनाऊंगा, उससे हम टर्म कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, माइंड मैपिंग है बेटा। जब मैंने माइंड मैप कर लिया, फिर मैंने इसको रिफाइन करना इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइन। अब आउटलाइन के भी लिखने के बेटा कुछ रूल्स हैं बेटा। आउटलाइन याद रखिएगा बेटा कि जब हम आउटलाइन लिखते हैं बेटा, आउटलाइन शुड बी इन फ्रेजेस, शुड बी इन फ्रेजेस। ये फ्रेजेस में होनी चाहिए, सेंटेंसेस में नहीं होनी चाहिए। नॉट, नो यूज ऑफ एक्रोनम, एक्रोनम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बेटा।
एक्रोनिम मीन मुखफ़फ़ अल्फाज नहीं होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई एचईसी का क्या रोल है? रोल ऑफ एचईसी, व्हाट इज़ मेंट बाय एचईसी? ऑल्दो आई नो दैट इट्स हायर एजुकेशन कमीशन, बट जो स्टैंडर्ड रूल है कि हमने एक्रोनिम इस्तेमाल नहीं करने। प्रोनाउन का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे में भी यही होता है जी। नॉट टू लेंथी सेंटेंसेस, नॉट टू लेंथी सेंटेंसेस, लेंथी सेंटेंसेस नहीं करने बेटा। ठीक है, ये हमारे पास आउटलाइन के डिफरेंट हमारे पास एसओपीज होते हैं जो हमने अडॉप्ट करने हैं। ग्रामेटिक्स एरर ना हो इसमें, नो ग्रामेटिक्स एरर, ग्रामेटिक्स एरर नहीं होना चाहिए। पंचुएशन नो, नो पंचुएशन एरर, नो पंचुएशन एरर्स। जब हम आउटलाइन लिखते हैं उसमें बेटा हेडिंग्स और सब हेडिंग होती हैं। एक मेन हेडिंग होती है, दूसरा उसकी सब हेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं बात करूं कि भाई फेलियर इन एजुकेशन सिस्टम, तो फेलियर क्या है? मेन हेडिंग है। सब हेडिंग क्या होगी उसके नतीजे में? पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें करप्शन है, उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है, एंड लैक ऑफ इंटरनेशनल थीम्स है। ये क्या है? ये सब हेडिंग्स हैं। तो मैंने ख्याल करना है अगर मेन हेडिंग दी है तो उसके नीचे सब हेडिंग एटलीस्ट 3 4 या 5 हो सकती हैं। तो मेन हेडिंग और सब हेडिंग या प्राइमरी हेडिंग और सेकेंडरी हेडिंग्स, इसका बेटा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि उसमें हम किस तरह से मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पुट कर सकते हैं। आउटलाइन हमने बना ली किसके जरिए? माइंड मैप हमने कर लिया। फिर उसको हमने क्या करना है? रिफाइन करना है, और उसमें किन चीज़ों का ख्याल करना है? इन चीज़ों का ख्याल करना है। वैसे और भी पॉइंट्स हैं, बट ओवरऑल जनरली हम बात कर रहे हैं कि इतने लेंथी सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। और उसमें क्या है? पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। आप बुलेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं। आप इनको मेन हेडिंग, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि काजेज है किसी भी चीज़ के, ये मेन हेडिंग है, और फिर काजेज सिंपली ना लिखा करो। काजेज क्या है? जो टॉपिक है उसी के बारे में लिखो। काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अकेले काजेज रेमेडीज कभी ना लिखा करो बेटा। काजेज रेमेडीज ये गलत है बेटा। काजेज हैं फॉरवर्ड, किस चीज़ के काजेज हैं? पोल्यूशन के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, सोशल इश्यूज के हैं, कोविड के हैं, किस चीज के हैं? काजेस अकेले ना लिखा करो। काजेस ऑफ, आपने क्लियर कट अपना स्टांस देना है। ठीक है, ये मेरी मेन हेडिंग हो गई। इसी तरह से मेरी मेन हेडिंग क्या है? रेमेडीज है या कंट्रोल है। किस चीज की रेमेडीज? यहां पे मुझे बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कि भाई इस चीज की रेमेडी ये है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई? प्राइमरी हेडिंग्स। सेकेंडरी हेडिंग्स क्या होंगी? अगर मैं काजेज में लिखूंगा भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां बयान कर दिया बेटा अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट है जी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मेन मेरी हेडिंग क्या होगी भाई? काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं, मेन हेडिंग मेरी हो गई अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात क्या करूंगा भाई? मेरे पास गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है बेटा, गवर्नेंस ठीक नहीं है, एंड सो ऑन। ये मेन हेडिंग, और उसके बाद क्या है? ये सब हेडिंग्स हैं। तो आपने ये भी ख्याल करना है कि मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का आपने अच्छी तरह से ध्यान करना है। उसके बाद हम जनरल अगर देखें किसी भी बेटा ऐसे के हवाले से, उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस, बट वी आर नॉट कंसर्न हेयर टू डिस्कस द टाइप ऑफ एसेस। वो डिफरेंट है भाई, उसमें एक्सपोजिटरी ऐसे हैं, और उसमें प्रोवर्बियल ऐसे भी हैं, नैरेटिव ऐसे भी हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी हैं। रियल टाइम आपने करना क्या है? हाउ टू राइट द एसे, इट मींस द मास्टरिंग द एसे राइटिंग। कि एसे राइटिंग को आप किस तरह से मास्टर ग्रिप कर सकते हो। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं बेटा कि एक एसे का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है जी। ठीक है, एसे के स्ट्रक्चर में ओवरऑल अगर बात की जाए जनरल, वो हमारे पास क्या है बेटा? दैट इज कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ, उसके बाद क्या है? कंक्लूजन बेटा। अब हमारे पास कौन कौन से बेटा मेन ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, किसी भी एसे का स्ट्रक्चर बेटा।
जब हम ऐसे के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं तो इसमें बेटा तीन चीजें बेसिक्स हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप आउटलाइन को शामिल कर दो, वो बात की बात है। मेन हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्या है बेटा, बॉडी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स। और फिर बॉडी पैराग्राफ के बाद हमारे पास क्या है, दैट इज कंक्लूजन है बेटा हमारे पास। अब फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद बेटा दैट इज बॉडी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ के बाद क्या है, कंक्लूजन है बेटा। ये तीन तो जनरल हैं बेटा किसी भी ऐसे में जी, चाहे आप सीएसएस ऐसे लिख रहे हैं, चाहे पीएमएस लिख रहे हैं, चाहे आप किसी भी जॉब के लिए डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट ऐसे और द लॉन्ग ऐसे, रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर बेटा यही है। और जब हम आउटलाइन की बात करते हैं, मैंने आउटलाइन बता दिया। अब इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के लिए बेटा हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं लिखने की, या तो हम बेटा डिडक्टिव या इंडक्टिव टेक्निक। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं बेटा, डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच बेटा, डिडक्टिव अप्रोच एंड इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। जब हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, हम बेटा बात करते हैं जनरल से स्पेसिफिक बात करते हैं बेटा जी, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हम बात करते हैं। मैं उसकी आपको एग्जांपल भी बताता हूं बेटा जी। और जो इंडक्टिव अप्रोच है वो होती है बेटा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो थीम या टॉपिक है दैट इज वुमेन एजुकेशन। अब वुमेन एजुकेशन है, ये मेरे पास टॉपिक है। जब मैं इसको डिडक्टिव अप्रोच को अपनाऊंगा जी, डिडक्टिव अप्रोच को, फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा, जनरल से स्पेसिफिक है, फिर मैं मेंशन करूंगा एजुकेशन इज द वाइटल, एजुकेशन is the critical component, is the critical component for the progress and sustainability of a country, for the progress and sustainability of a nation. Women education, women education is the integral part of, integral part of imparting knowledge or education, imparting education in society. अब मैंने बात की बेटा कि भाई जनरल से स्पेसिफिक बात की, कैसे, वुमेन एजुकेशन है ना, मैंने पहले बात की जनरल की, फिर मैंने बात की स्पेसिफिक की। तो जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपको जनरल टू स्पेसिफिक जा सकते हो, स्पेसिफिक टू जनरल भी है। जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, पहले मैंने क्या बात की बेटा, जनरल एजुकेशन की बात की, जनरल, फिर मैंने स्पेसिफिक बात की। स्पेसिफिक बात क्या है कि वुमेन एजुकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंपार्टिंग एजुकेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर अगर एजुकेशन इंपार्ट करनी है, एजुकेशन देनी है, तो इट मींस आपको वुमेन एजुकेशन लाजमी देनी पड़ेगी। मैंने पहले जनरल बात की, फिर स्पेसिफिक बात की, और फिर मैं जब इंडक्टिव अप्रोच की बात करूंगा वहां मैं पहले स्पेसिफिक बात करूंगा बेटा जी। वो क्या है बेटा, वुमेन एजुकेशन is the key component, is the key component women education is the key component of educating and strengthening
द पीपल ऑफ नेशन, एजुकेशन बिकम्स क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन बन जाएगी ड्यू टू inculcation of women education। कि भाई मैंने क्या बात की, पहले मैंने स्पेसिफिक बात की कि वुमेन एजुकेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ एजुकेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द पीपल ऑफ द नेशन। फिर मैंने जनरल बात की, एजुकेशन बिकम्स द क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन बन जाएगी कब, व्हेन एंड हाउ, जब आप ड्यू टू इनकलकेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, जब आप वुमेन एजुकेशन को इनकलकेट करते हो, इंक्लूसिविटी को शामिल कर, इंक्लूसिविटी आप पैटर्न अडॉप्ट करते हो। सो डेफिनेटली जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं बेटा, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको हमेशा सजेस्ट हम जो एज ए मेंटर सजेशन देते हैं बेटा कि आप डिडक्टिव अप्रोच अपनाया करो, ये द बेस्ट है बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, द बेस्ट है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ से क्या हमारा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, अब हमने कंटेंट इसमें डालना है। कंटेंट क्या, हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, डेटा, फैक्ट्स की एडवोकेसी होगी तो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम कंटेंट कहाँ से लाएं बॉडी पैराग्राफ को लिखने के लिए, फिर बॉडी पैराग्राफ्स में कनेक्टर्स कौन कौन से इस्तेमाल करें, सेम कनेक्टर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच। लेकिन मोस्टली क्या होती है, जनरल से स्पेसिफिक जाना होता है, हमें इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फिर बात आती है बेटा थीसिस स्टेटमेंट की। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई थीसिस स्टेटमेंट पहली बात है क्या और वो कहाँ लिखनी चाहिए जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ जी थीसिस स्टेटमेंट के बारे में कि थीसिस स्टेटमेंट हम कहाँ लिखते हैं। ये तो समझ आ गई कि भाई हम इंट्रोडक्शन जो लिखते हैं बेटा कहाँ और किस पैटर्न से लिखते हैं जी। अब जो आजकल स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट कंफ्यूजिंग है भाई, वो क्या है, वो थीसिस स्टेटमेंट है बेटा। वो थीसिस स्टेटमेंट क्या है जी, उसके बारे में देखिएगा जी। थीसिस स्टेटमेंट, जो थीसिस स्टेटमेंट है बेटा, दैट इज योर स्टांस। आपका स्टांस क्या है जी, आपका नुक्ता नजर क्या है। बस ऐसे जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, खसूसन ऐसे एसेस जिनमें आपको प्रूव करना होता है, आर्गुमेंटेशन देनी होती है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे का टॉपिक लिखता हूं, ग्लोबल वार्मिंग इज मिथ और रियलिटी। ग्लोबल वार्मिंग इज मिथ और रियलिटी। अब जब याद रखिएगा कुछ ऐसे एसेज होते हैं जिनमें आर आ जाए या सवाल निशानी आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, यहां पे आपने बेटा एक स्टांस लेना होता है मोस्टली। वैसे तो हर ऐसे में आपका स्टांस चाहिए, लेकिन यहां पे वो आपसे स्टांस पूछ रहा है आया कि आप इससे एग्री करते हैं या दूसरे से एग्री करते हैं जी। तो यहाँ पे आपका स्टांस क्या है, आपका मुद्दा क्या है, आप क्या किस साइड पे जाना चाहते हैं। ये तो नहीं कि आप दो कश्तियों के मुसाफिर बनना चाहते हैं। अब भाई आप ये पूछना चाह रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज मिथ और रियलिटी, मिथ है या रियलिटी है, आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज योर स्टांस, और वो क्या आपका थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरह से पीएमएस मिनिस्ट्रियल जो अभी 2025 का पेपर हुआ है, उसमें उसने जो स्टांस लिया हुआ था कि भाई राइज ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर, राइज ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर, कि बढ़ता हुआ जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर है, द राइज ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग और स्ट्रेसिंग आवर यूथ, कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको एम्पावर कर रहा है या उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। अब इसमें एम्पावरिंग है या स्ट्रेसिंग है, आप क्या समझते हो भाई। यहां भी टॉपिक को समझना सबसे अहम है बेटा।
ठीक है भाई, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर है और ये बढ़ रहा है। इससे क्या स्टूडेंट्स में टेंशन तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही जी, हौसला शिकनी तो नहीं हो रही जी, कहीं वो स्ट्रेस में तो नहीं जा रहे, एक नंबर से एक पॉइंट से वो रह जाते हैं। चाहे वो एडमिशन टेस्ट हो, चाहे वो एम टेस्ट हो, चाहे वो जॉब के लिए टेस्ट हो, चाहे प्रमोशन के लिए टेस्ट हो, या कहीं ये तो है कि एम्पावर भी तो कर रहे हैं ना कि भाई हमें क्वालिटी बेस्ड और फिल्टर होके लोग मेरिट बेस्ड पे आते हैं। अब आपका स्टांस क्या है, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है बेटा। आपका स्टांस, आपका नुक्ता नजर, आप किस साइड लेना चाहते हैं, और फिर उसको प्रूव भी करना होगा। आपके वर्ड्स, आपके आइडियाज, आपके पैराग्राफ, वो उससे एडवोकेसी पता चले कि आप किस स्टांस की तरफ जा रहे हो। सो दैट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। अब ओवरऑल थीसिस स्टेटमेंट मीन आपका मरकजी ख्याल, सेंटर पॉइंट क्या है, आप किस साइड पे फेवर लेना चाहते हो। अब फिर अगर आपने एक दफा प्रूव कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपको उसी साइड पे ही जाना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि भाई स्ट्रेसिंग कर रही है जी, मैं मिसाल देता हूं जी, दैट इज योर स्टांस, वो आपका स्टांस है, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। तो आप कहोगे भाई द राइज इन कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर इज रियली क्रिएटिंग स्ट्रेसिंग इन द यूथ। और फिर आप बताओगे भाई कि rise in comparative examination culture in the form of admissions, in the form of jobs, in the form of promotion creates a tension just because, क्यों? क्योंकि पॉइंट वन नंबर से आप जब थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो, बाज औकात आपकी थीसिस स्टेटमेंट एक सेंटेंस भी हो सकती है जी। यही लिख दो, यस राइज ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कल्चर इज एम्पावरिंग द यूथ, काफी है। 3 सेंटेंस लिखो काफी है, 4 सेंटेंस लिखो काफी है, लेकिन 5-6 सेंटेंस से ज्यादा ना हो। इट्स लाइक मिनी पैराग्राफ। एक पैराग्राफ होता है, उसमें 8 से 10 लाइनें होती हैं, इसमें आप 2 लाइनें लिखो, एक लाइन भी लिख सकते हो, नो हार्ड एंड फास्ट रूल देयर। अब बात यह है कि इसको लिखोगे कहां जी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि भाई हमने आउटलाइन से पहले लिखना है, बिफोर आउटलाइन, आफ्टर आउटलाइन, आउटलाइन के बाद। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं वो थीसिस स्टेटमेंट लिखते भी नहीं है, बल्कि थीसिस स्टेटमेंट की बजाय मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं बेटा आप थीम ऑफ ऐसे लिख दिया करो, दी बेस्ट है भाई। थीसिस स्टेटमेंट की बजाय आप थीम ऑफ ऐसे लिख दो। कौन सी इसमें कबात की बात है भाई, ऐसे का थीम क्या है जी, द बेस्ट वर्ड है भाई, बेहतरीन वर्ड है, अल्टरनेट उसका वर्ड है बेटा। लिखोगे कहां आपकी मर्जी है। आप इंट्रोडक्शन से पहले लिखो, आउटलाइन से पहले लिखो, आउटलाइन के बाद लिखो, इंट्रोडक्शन के बाद लिखो, इट्स अप टू यू। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन होती है, एंड आई थिंक सो दैट दिस कंफ्यूजन हैज बीन किक्ड ऑफ। अब तो ये खत्म हो चुकी होगी। आपकी मर्जी, आप इसको जहां लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आउटलाइन से पहले लिखें, आउटलाइन के बाद लिखें, इंट्रोडक्शन से पहले लिखें, इंट्रोडक्शन के बाद लिखें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक लाइन में लिखें काफ़ी है, 2 लाइन में लिखें, 3 लाइन में लिखें, 4 लाइन में लिखें, कोई मसला नहीं है। और आउटलाइन से मुराद क्या है, मेरा स्टांस, मेरा नुक्ता नज़र क्या है। ठीक है, मैं क्या उसके मवाफकत में जा रहा हूं या उसकी मुखालफत में जा रहा हूं। यानी जब भी आपके पास आ जाएगा, चाहे आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो या कोई और भी ऐसे हो, आपका थीम क्या है भाई। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सही मानों में फल फूल रही है, डेमोक्रेसी इज एम्पावरिंग द यूथ और नॉट। ठीक है, पाकिस्तान में मीडिया आजाद है या नहीं है, अप टू यू। आपका स्टांस क्या है, दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट, दैट इज योर थीम ऑफ द एसे, दैट इज योर मेन आइडिया ऑफ द एसे, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एसे। बस आपका मुद्दा क्या है, दैट इज द थीम ऑफ द एसे, दैट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। जब भी उसको बेटा जहां पे लिखो, आई थिंक सो थीसिस स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्वाइट क्लियर है बेटा। आउटलाइन मैंने बता दी, इंट्रोडक्शन बता दिया है, आउटलाइन से पहले लिखो थीसिस स्टेटमेंट, आपकी बात आउटलाइन के बाद लिखो, इंट्रोडक्शन से पहले लिखो, इंट्रोडक्शन के बाद लिखो, इट्स अप टू यू बेटा। अब आते हैं बात बेटा कंटेंट की, बॉडी पैराग्राफ की बेटा। ठीक है, अब बॉडी पैराग्राफ के लिए मेरे पास बेटा कंटेंट का होना तो बेहद जरूरी है। कंटेंट मीन मेरे पास वैलिड कंटेंट हो, मवाद मेरे पास हो, फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा। अब मेरे पास बॉडी पैराग्राफ्स में, मेरे पास बॉडी पैराग्राफ में बेटा जी, ये इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पैराग्राफ्स। अब बॉडी पैराग्राफ में बेटा आपके पास अब आपके अल्फाज की एडवोकेसी स्टार्ट होती है।
आपने आउटलाइन अच्छी बना दी, बिल्कुल ठीक है जी, वहां से भी असेसमेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जज कर लेते हैं, आपके थीसिस स्टेटमेंट से भी वो जो है ना कुछ आक्स कर लेते हैं भाई इसका स्टांस क्या है, क्या वाकई इसने कंसेप्ट लिया या नहीं लिया। जो मैंने पहले टॉपिक बताया था, टॉपिक को समझना, वो आउटलाइन से ही देख लेते हैं क्या ये जो टॉपिक है उसी से कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब जब बेटा मैं बात करता हूं कि बॉडी पैराग्राफ्स की, तो बॉडी पैराग्राफ में वैलिड कंटेंट कहां से लाएं जी। वैलिड कंटेंट, मवाद कहां से लिया जाए जी। ठीक है, मवाद हम कहां से लें जी। जो कंटेंट आप लेते हो, जो मटेरियल लेते हो, जो मवाद आप लेते हो, कहां से लिया जाएगा जी। फैक्ट्स, डेटा, मैप्स, अगर जरूरी हो, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि भाई टेररिज्म एक्टिविटी को, पीस को प्रमोट करने के हवाले से कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं, तो फिर आपको जाहिर सी बात है डेटा बताना पड़ेगा ना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ने इकोनॉमी को कितना अफेक्ट किया है, फ्लड्स ने कितना अफेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको बताना पड़ेगा कि किस किस ईयर में फ्लड्स आया, उसका जो है कितना नुकसान हुआ जी। ठीक है, ये फैक्ट्स एंड डेटा आपको कहां से मिल सकता है जी। ये फैक्ट्स एंड डेटा आपको कहां से मिल सकता है। वैलिड वेबसाइट से, ऑथेंटिक वेबसाइट से, ऑथेंटिक वेबसाइट से आपको मिल सकता है। ठीक है, रिपोर्ट्स, वहां से आपको मिल सकता है बेटा। न्यूज़पेपर से डेटा मिल सकता है बेटा। इसी तरह से आर्टिकल से आपको डेटा मिल सकता है बेटा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उससे बेटा आपको डेटा मिल सकता है। डिफरेंट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स से आपको मिल सकता है बेटा। इसी तरह से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से आपको डेटा मिल सकता है। आप न्यूज़पेपर कॉलम्स पढ़ते हो, वहां से आपको डेटा मिल सकता है बेटा। ठीक है, रिपोर्ट्स देखते हो, वहां से आपको डेटा मिल सकता है। डिफरेंट एनजीओज हैं, उनसे आपको डेटा मिल सकता है। जैसे 2005 में यूनिसेफ की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में हर माँ और हर बच्चा किसी न किसी विटामिन डेफिशिएंसी का शिकार है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक्सपर्ट्स ओपिनियन से डेटा मिल सकता है। ये जो डिफरेंट डेटा रिसोर्सेज हैं, ये आपके ऐसे को वैलिड बना देते हैं, लेकिन कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं भाई कि डेमोक्रेसी के हवाले से, तो फिर मुझे करंट इश्यूज से बात करनी पड़ेगी ना। मैं बात करूंगा कि भाई रीसेंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन सिस्टम, फिर मैं 1970s की बात नहीं करूंगा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में नहीं जाऊंगा। ये जो मैं कंटेंट ले रहा हूं, मेरे पास ये कंटेंट मवाद इसी सोर्सेज से लेना पड़ेगा, फिर उसको मुझे सफेयर में बांटना पड़ेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने उसको बेटा जी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मीडिया, इस पर्सपेक्टिव से कंटेंट लेना है जी कि भाई मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम क्या कहता है, इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमीज जो सर्वे हैं वो क्या कहते हैं जी, सोशल सिस्टम, ठीक है, सोसाइटीज में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, डोमेस्टिक में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं जी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये क्या क्या हैं, उनसे हम वैलिड डेटा ले सकते हैं, तो फिर हमारी रिपोर्ट्स क्या बनेगी, ऑथेंटिक वैलिड बनेगी जी। लिटरेसी की बात करते हैं जी, लिटरेसी इन पंजाब, लिटरेसी इन पाकिस्तान, वुमेन लिटरेसी इन पाकिस्तान, वुमेन लिटरेसी इन पंजाब, तो डेफिनेटली फिर आपको स्टैटिस्टिकल डेटा लेना पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे जी, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई बेनज़ीर भुट्टो साहबा उसकी क्या खिदमत थी, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा उनका क्या रोल है जी। ठीक है, आरफा करीम साहबा उनका क्या रोल था जी। सो ये डिफरेंट आपको फिर वैलिड रिसोर्सेज में आपको
इवन अब नेशनल या इंटरनेशनल लो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कंटेंट को वैलिड बनाता है। और जब बॉडी पैराग्राफ में बेटा आप कनेक्टर इस्तेमाल करते हो जी, कनेक्टर मीन ये एक बॉडी पैराग्राफ है, ये बी बॉडी पैराग्राफ है, तो इसमें आप बेटा जो कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हो बेटा, कनेक्टर्स मीन जिसको हम कह सकते हैं कंजंक्शन बेटा। अब मैंने एक ही कनेक्टर इस्तेमाल नहीं करना, एंड वाइल नहीं इस्तेमाल करना, डिफरेंट करो, अल्टरनेट इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कह रहा हूं मेरे पास कनेक्टर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कनेक्टर्स वो कौन कौन से हो सकते हैं? कंजंक्शंस इन बिटवीन बॉडी पैराग्राफ्स एंड, ठीक है, इन एडिशन टू furthermore and in addition to furthermore in the meanwhile furthermore भी कह सकते हो। अब एक आपने कनेक्टर इस्तेमाल नहीं करना ताकि वेरिएशन उसमें आ जाए बेटा जी। ठीक है, ये अलग बात है कितने पैराग्राफ होने चाहिए नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, CSS PMS कैसे लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपको 2000 से 3000 या 3500 वर्ड्स तो होने चाहिए एटलीस्ट। और अगर 100 नंबर का ऐसे है तो एटलीस्ट मिनिमम आपके 1500 तो वर्ड्स लाजमी होने चाहिए। ये पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, बट हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। हमने रियल टाइम मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एसे की बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह से मास्टर कर सकते हैं जी। हमने ये बात भी कर ली जी। उसके बाद हम बात करेंगे जी कि एसेस के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ये नहीं होने चाहिए। इसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, डोंट्स में एग्जाम्पल देता हूँ जी। आपके मेन बॉडी पैराग्राफ में या कंटेंट में आपने क्या करना है, ये चीजें इस्तेमाल बेटा कम से कम करनी है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन की बात भी करेंगे कि कंक्लूजन हमने किस तरह से करना होता है। ठीक है, अब बेटा हमारे पास बॉडी पैराग्राफ पर समझ आ गई, और फिर बॉडी पैराग्राफ में हमने कंटेंट कैसे देखना है, तलाश कैसे करना है वो भी बता दिया। कनेक्टर्स किस तरह से इस्तेमाल करने हैं इन बिटवीन पैराग्राफ वो भी मैंने आपको बता दिया बेटा। अब हम ये देखते हैं कि कंटेंट के अंदर या मेन एसे के अंदर या मेन बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर भाई आपने किन किन चीजों को डोंट्स करना है जी। इसमें बेटा हम इस्तेमाल करते हैं कि आपने डोंट्स किस तरह से करने हैं बेटा। अब डोंट्स में बेटा क्या है, नो एक्रोनिम्स। आपके ऐसे में बेटा एक्रोनिम नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं बेटा लिख रहा हूं यहां पर HEC लिख रहा हूं भाई, मुझे पूरा लिखना चाहिए जी। मैं 22 लिख रहा हूं, मुझे पूरा कंप्लीट लिखना चाहिए जी। ठीक है, UNO लिख रहा हूं तो मुझे कंप्लीट लिखना चाहिए जी। हाँ, उसके बाद अगर ब्रैकेट दो तो अलग बात है, नो एक्रोनिम्स। उसके बाद नो यूज या मिनिमम यूज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन तो अपने इस्तेमाल करने ही नहीं है बेटा जी, कि पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह से एक्रोनिम इस्तेमाल नहीं करने, पर्सनल प्रोनाउन बेटा इस्तेमाल नहीं करना। सेम इज द केस बेटा, टू मच इडियम्स, नो टू मच इडियम्स। आपने इडियम्स का इस्तेमाल कम से कम करना है जी। इतना ज्यादा भाई अपने जो आपका कंटेंट है, जो आपके वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स जो बेहतर होते हैं जी, बजाय इसके आप इडियमेटिक एक्सप्रेशन से भरमार कर दो जी। एक दो हूँ, 5-6 हूँ, 8-10 हूँ, ठीक है, लेकिन हर पैराग्राफ में 2-2 3-3 एक इडियम आप भरमार कर रहे हो, कि बम्बार्ड कर रहे हो अपने हिस्से को इडियम से, नॉट एट ऑल। इसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच का भी कम से कम इस्तेमाल करना है बेटा। नो टू या एक्सेसिव यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। अब फिगर्स ऑफ स्पीच मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा भाई कि भाई दैट इज सिमिली, दैट्स मेटाफोर, दैट इज एलिट्रेशन। ठीक है, ये कम से कम होने चाहिए। इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा ना हो कि एक्सेसिव इनका यूज बन जाए बेटा। और इसी तरह से कि नो टू मच यूज ऑफ इडियम्स नहीं करने, फिगर ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल नहीं करने, और इसी तरह से नो डायरेक्ट जो है नो एक्सेसिव यूज ऑफ नरेशन। ठीक है, मैं एक दो बात कर सकता हूं भाई, किसी का कॉल है, किसी का सेंग है, किसी की नरेशन है, 2 3 4 5, लेकिन मैं ऐसे को बिल्कुल डायरेक्ट बता दूं, नॉट एट ऑल। ये भी नहीं होना चाहिए।
और इसके बाद अवॉइड कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल कम से कम करें बेटा, ये मैं रियल टाइम आपको बता रहा हूं जी। अब कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, उसमें दो कंपाउंड्स सेंटेंसेस और कंप्लेक्स सेंटेंस मीन इसमें दो प्रिंसिपल क्लासेस होंगी और एक क्या होगी, डिपेंडेंट क्लास होगी जी। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूं, पाकिस्तान विल मेक प्रोग्रेस एंड institutions will become more strengthened and empowered in condition if we are applying the national action plan in the true spirit। अब मैं 6 लाइनों का बेटा एक सेंटेंस बना दूं तो क्या ये ठीक होगा, क्या ये मुनासिब होगा? कंपाउंड सेंटेंस बनाओ भाई, जिसमें फाइन बॉयज ऑफ एंड लगाओ, कंजंक्शंस, ठीक है भाई, दो प्रिंसिपल क्लास को ज्वाइन करो, कंप्लेक्स भी इस्तेमाल करो कम से कम, लेकिन कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस तो अवॉइड करो। ये ना हो कि आपकी एक पैराग्राफ में सिर्फ एक सेंटेंस हो, तो ये हो ही नहीं सकता। 3 4 5 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल आप एक ही सेंटेंस बना दो, तो कंपाउंड कंप्लेक्स बेटा सेंटेंस आपने अवॉइड करना है। वैलिडेट आओ, एक्रोनम मुखफ़फ़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, प्रोनाउन इस्तेमाल तो कम ही करने नहीं है जी, पर्सनल प्रोनाउन करना ही नहीं है जी, आई एंड वी करना ही नहीं है बेटा। जो मैं रियल टाइम अप्रोच बता रहा हूँ मास्टरिंग, नो टू मच चीज, इतने ज़्यादा इडियम इस्तेमाल नहीं करने। हाँ, कुछ हो जाए अच्छी बात है, बट ये ना हो कि आपका यूं समझ लो कि ओवरलोडेड हो इडियम से, ओवरलोडेड हो किससे भाई, फिगर ऑफ स्पीच से। नो एक्सेसिव यूज ऑफ नरेशन, नरेशन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना जी। भाई हर पैराग्राफ में 3 3 कोटेशन लिखी हूँ, ठीक है, एक दो कोटेशन है, कभी पॉलिटिकल लीडर की, कभी सोशल लीडर की, ठीक है, कभी हमारे पास जो है वर्ल्ड लीडर की, तो कोटेशन बहुत कम से कम इस्तेमाल करें, होने चाहिए ये नहीं, बट एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्सेसिव आई थिंक इज बैड। सेम इज द केस बेटा कि वर्ड कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस नहीं होने चाहिए। मैंने कहा 4 सेंटेंस में मुश्तमिल एक ही सेंटेंस हो तो ये एक ऑकवर्ड है पूरा। फिर आपको क्या पंक्चुएशन में मसला हो सकता है, फिर आपको कंजंक्शन में मसला हो सकता है, फिर आपको क्या है कोहेरेंस में मसला हो सकता है। कंपाउंड सेंटेंस लिखें, कम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब कंडीशंस की बात आएगी, जब कॉज एंड इफेक्ट की बात आएगी, लेकिन कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस से अवॉइड कीजिएगा बेटा जी। अब आते हैं हमने जो कंक्लूजन लिखना है वो कैसे लिखना है बेटा जी। द लास्ट कंपोनेंट कि हमने बेटा कंक्लूजन कैसे लिखना है जी। जो कंक्लूजन लिखते हैं बेटा, कंक्लूजन, कंक्लूजन के बारे में बेटा हमेशा ये है कि वो कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव होना चाहिए। कंक्लूजन बेटा, कंक्लूजन ये क्या होना चाहिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव। ये क्या होना चाहिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव होना चाहिए जी। दो तरह की अप्रोचेस होती हैं बेटा, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है, एक होती है पैसिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक, हमेशा जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है बेटा उसको साथ में लेके चलो। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच उम्मीद के पहलू के साथ बेटा, कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ होता है। फॉर एग्जांपल भाई ठीक है, करप्शन हो रही है सोसाइटी में, ऑल्दो एग्जिस्ट कर रही है, पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इन स्टेप्स को अडॉप्ट करते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग डिबेट जो डिकेड्स हैं उसमें ये कम होगी और पाकिस्तानी जो नेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं मानता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके रीजंस हैं, लेकिन इन स्टेप्स पे आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे तो अपकमिंग ईयर में फ्यूचर जनरेशंस को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने पॉजिटिविटी का इमेज देना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेन टॉपिक से हट जाओ, लेकिन हमेशा, अब मैं ये नेगेटिविटी को नहीं कह सकता भाई सोशल लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ये तो नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नॉट एट ऑल। हाँ, कुछ खार काम तो कर गए गुजरे जिधर से हम, एटलीस्ट हमने कुछ ना कुछ कमी तो करनी है, पॉजिटिविटी की तरफ तो जाना जाना है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो करनी है कि तामीरी अप्रोच के साथ, मस्बत अप्रोच के साथ, प्रोडक्टिव अप्रोच के साथ करना है। और कंक्लूजन शुड नेवर अवॉइड, आपने अवॉइड करना है इन सेंटेंसेस से, किन से भला, अब जो मैं लिख रहा हूं बेटा, दैट इज, वो कौन से जुमले हैं बेटा, एज आई थिंक, नहीं भाई, एज आई सजेस्ट, ये मैं रियल टाइम आपको बता रहा हूं, कोई इसमें बेटा तखयलाती बातें नहीं है कि ये कर लो भाई, इन चीजों के सब बेटा आप जो है वो अवॉइड करना है। एज आई थिंक, एज आई सजेस्ट, एज आई लाइक, एज आई रिकमेंड, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस,
एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बेटा गलत जो है प्रैक्टिस है, इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस। क्योंकि मैं अपने आप को इतना कार मुख्तियात नहीं समझता ना, एक जामे होनी चाहिए, कंप्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल ना करो भाई कि एज आई थिंक, एज आई सजेस्ट, एज आई लाइक, एज आई रिकमेंड, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस। तो इनको बेटा अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैंने पहले कहा था बेटा पर्सनल प्रोनाउन तो अपने इस्तेमाल करने ही नहीं हैं, प्रोनाउन तो वैसे नहीं इस्तेमाल करने, और पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है भाई। कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव कंक्लूजन आपका होना चाहिए भाई, ठीक है। और कंक्लूजन कितना आपका होना चाहिए? आप कंक्लूजन बेटा 4 लाइनों का लिख सकते हो, 5 लाइनों का लिख सकते हो, लेकिन कंक्लूजन लाजमी लिखा करो, जिसको उर्दू में बोलते हैं इख्तितामिया या इख्तिताम। कंक्लूजन लाजमी होना चाहिए बेटा। और आजकल के ऐसे में तो लाजमी वो पूछ रहा है कि भाई आउटलाइन लिखो, तो आउटलाइन में आपने कंक्लूजन लिखना होता है। तो इसीलिए आउटलाइन जब लिखने बैठोगे तो आपने इन चीजों को बेटा जरूर जरूर फोकस करना है बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे में ओवरऑल इंट्रोडक्शन की मैंने बात की, आउटलाइन के मैंने बताया आपको, और फिर जो भी आपके पास टॉपिक या थीम है उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हो, आउटलाइन लिखते कैसे हो, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हो, उसके तरीकाकार क्या है, बॉडी पैराग्राफ्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक और जो बॉडी पैराग्राफ्स के बाद कंक्लूजन है, और फिर बॉडी पैराग्राफ में हमने डेटा कैसे लेना है, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, वैलिड सोर्सेज कौन कौन से हैं, वैलिड फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन से डोमेन में रहते हुए हमने करनी है, और कंक्लूजन हमने करना है। ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि अगर आपने ऐसे को मास्टर करना है तो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा आपको। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। रीडिंग के बाद प्रैक्टिस करो। ऐसे राइटिंग बेटा प्रैक्टिस से आएगी, विदाउट प्रैक्टिस इट कैन नॉट बी पॉसिबल। और जब लिखने का स्टार्ट करोगे बेटा डेली बेस पे, आपका कल किस तरह से गुजरा उसका पेन डाउन कीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स पे लिखना स्टार्ट कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माई लास्ट डे इन दिस कॉलेज, मुझे लास्ट कॉलेज का लास्ट डे याद है जी, ठीक है। इसी तरह से जी डिफरेंट वेदर्स, सीजन्स, उनके बारे में लिखो जी, स्पोर्ट्स के बारे में लिखो, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर लिखो भाई। छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर लिखना शुरू कर दो, फिर आप आगे जाओगे जी, ठीक है। 100 बार अकीक कटा तब नगी हुआ ना, तो ये तो प्रैक्टिस से बेटा चीजें आएंगी जी। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर इफ यू आर गोइंग टू मास्टर द इंग्लिश ऑफ ऐसे राइटिंग, तो आपको इन चीजों का हर सूरत ख्याल रखना पड़ेगा।